हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबके देखिए बीएड फर्स्ट ईयर का कोर्स 6 जो आपका जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी है उसका मैराथन वीडियो लेके आया। देखिए पहले इसका पैटर्न थोड़ा समझ जाइए कि देखिए जो पेपर है आपका जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, तो क्या ऐसा पेपर है कि आप आराम से लिख सकते हैं। आप जिस समाज में रहते हैं उसी समाज से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बहुत हल्का पेपर है, इसमें आप आराम से लिख सकते हैं। इसमें ज़्यादा सोचने विचार करें, फिर भी कुछ कुछ क्वेश्चन आपको बता देते हैं जो एग्जाम में आने की संभावना है, समझे। अब देखिए आपका इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय समाज में जो लैंगिक असमानता है उसमें परिवार की क्या भूमिका है। तो इसको आराम से लिख सकते हैं। परिवार से ही तो लैंगिक असमानता होता है कि लड़का को बाहर पढ़ाया जाता है, लड़की को घर पे पढ़ाया जाता है, समझे। मतलब लड़का के जन्मदिन पर पार्टी मनाया जाता है, लड़की के जन्मदिन, तो ये सब क्या है, परिवार से शुरू होता है। तो ये सब ऐसा पेपर है, इसको आप आराम से लिख सकते हैं। तो देखिए पेपर के नाम है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। तो ये आपका जेंडर से क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड रहेगा। तो क्वेश्चन है लिंग की अवधारणा क्या है, लिंग के निर्धारण करने वाले तत्व, लिंग की विशेषता को वर्णन करते हैं। लिंग के बारे में थोड़ा अच्छा से जेंडर के बारे में पढ़ लीजिएगा। लिखा है, हम जानते हैं कि लिंग सामाजिक लक्षणों, महिलाओं एवं पुरुष अथवा बालक एवं बालिकाओं के मध्य संबंध को दर्शाता है। लिंग का मतलब ही होता है लड़का या लड़की, या बालक या बालिका है, दोनों आता है उसमें। लिंग का तात्पर्य आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं और महिलाओं और पुरुषों से जुड़े अवसरों से है। मनुष्य दो रूप में जन्म लेता है, स्त्री और पुरुष, जिसे प्रारंभिक अवस्था में बालक के, देखिए थोड़ा लेट हो गया है, वीडियो बनाना चाहिए पहले ही, लेकिन थोड़ा लेट हो गया है। थोड़ा काम, थोड़ा एक ज़रूरी काम आ गया था, उसी काम को कर रहे थे, सोचे कि भी बना देते हैं, सुबह तक आप लोग देख लीजिएगा। तो वही लिखा है कि मनुष्य दो रूपों में जन्म लेता है, स्त्री और पुरुष, जिसे प्रारंभिक अवस्था में बालक एवं बालिकाएं कहा जाता है। बालक तथा बालिकाओं के शारीरिक संरचना के साथ साथ दोनों की रुचि, अभिवृत्ति तथा क्रियाकलापों में भी अंतर होता है। कार्य करने की है, कोई घर में काम करता है, महिला, बालक बाहर, ये सब चीज़ें, उसकी रुचि भी अलग होता है। लिंग विस्तृत सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रसंग का एक भाग है। लिंग भी कैसे है, एक सामाजिक कॉन्सेप्ट है, और सेक्स पूछेगा तो एक जैविक यानी बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, समझ गया। सामाजिक प्रसंग का एक भाग है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक विश्लेषण से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मापदंड, वर्ग, जाति, निर्दिष्टता, जातीय समूह तथा आयु, और इसमें क्या होता है, शामिल होता है। अब लिंग का अर्थ में परिभाषा देखते हैं। तो हम जानते हैं कि लिंग मुख्यतः किसी भी समाज का सबसे महत्वपूर्ण सैद्धांतिक संगठन है। मानव का जन्म दो रूपों में होता है, स्त्री तथा पुरुष, जिसे प्रारंभिक अवस्था में बालक, बालिका अथवा लड़का तथा लड़की कहते हैं। व्याकरण में लिंग को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि जिस शब्द से स्त्री या पुरुष होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। वेस्ट तथा जिमरमैन ने लिंग को परिभाषित करते हुए कहा है कि लिंग एक व्यक्तिगत लक्षण नहीं है, यह एक सामाजिक परिस्थिति का एक उद्गामी लक्षण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार लिंग को परिभाषित किया गया है कि लिंग पुरुषों एवं महिलाओं के लिए सामाजिक भूमिकाओं, व्यवहारों, गतिविधियों एवं लक्षणों की प्रदत्त समाज में उपयुक्त व्यवस्था है। अब लिंग से संबंधित समाज शास्त्रीय अवधारणा क्या है, तो लिंग, जेंडर क्या होता है, तो पुरुष और महिलाओं को सामाजिक रूप से अंतर लिंग के आधार पर किया जाता है। समाज ने दोनों के लिए कुछ निर्धारित कार्य, लड़का के लिए कुछ अलग कार्य है, लड़की के लिए कुछ अलग कार्य है, स्थिति एवं भूमिका निर्धारित की। इसको सेक्स है तो जैविक रूप से महिला और पुरुष में अंतर सेक्स के माध्यम से किया जाता है। पुरुष से महिलाओं जननांग एवं शरीर में अंतर होता है। यह गुण लड़के में लड़कियों में विशेष रूप से किशोरावस्था में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। देखिए पितृसत्तात्मक इसे पढ़ाएंगे। पितृसत्तात्मक समझिए क्या होता है। तो पितृसत्तात्मक एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक केंद्रीय भूमिका होती है। इस सामाजिक व्यवस्था में पुरुषों को ही निर्णय लेने का अधिकार होता है। इस व्यवस्था में महिलाओं की स्थिति मुख्य न होकर गौण होती है। इसमें महिलाएं पुरुष पर आश्रित होती है। घर की वस्तुएं, जमीन, जायदाद आदि पुरुष के नाम पर ही होते हैं। ये सब चीज़ जैसे भारतीय समाज है। पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था बच्चों की पहचान भी पिता के नाम से होता है तथा विवाह के बाद महिलाओं का उपनाम, सरनेम भी बदल जाता है। समझ गए, जानते ही होंगे। अब कोई भी लड़की का नाम है, शादी होगा तो उसमें हस्बैंड का भी नाम जुड़ जाता है।
अब मातृसत्तात्मक क्या होता है? तो मातृसत्तात्मक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें महिलाओं को ही केंद्रीय स्थान प्राप्त होता है। इस व्यवस्था में महिलाएं ही घर की मुखिया होती है और कोई भी चीज़ में निर्णय लेने का अधिकार महिलाओं का ही होता है, जैसे शहर में होता है। इस व्यवस्था में पुरुषों की स्थिति मुख्य न होकर गौण होती है। घर की वस्तुएं, जमीन जायदाद आदि महिलाओं के नाम पर होती है। देखिए, लिंग का निर्धारण तो हम लोग करते ही, पूछेगा नहीं, क्रोमोसोम के आधार पर, समझे। XY होगा तो लड़का होगा, XX होगा तो लड़की होगा, तो ये चीज़ पूछेगा नहीं आपका, समझे। लिंग की विशेषता देख लेते हैं। तो देखिए, पुरुष लिंग की क्या क्या विशेषता है, आइए हम देख लेते हैं। तो पुरुष लिंग में है कि पुरुषों में अमूर्त सोच की क्षमता होती है। पुरुष किसी भी कार्य के प्रति अधिक सक्रिय होते हैं। पुरुष में सशक्त प्यार निहित होता है। और सशक्त प्यार मतलब होता है कि सब चीज त्याग कर, वो चीज़ वाला। पुरुष में चिंतन एवं साहस जैसे गुण होते हैं। पुरुष में रचनात्मक या सृजनात्मकता की भावना होती है। पुरुष स्वतंत्र होकर रहना चाहता है, जो किसी के बंधन में नहीं रहना चाहता है, सिर्फ पत्नी को छोड़कर। पुरुष अनुशासन प्रिय होते हैं, अनुशासन को महत्व देते हैं। पुरुष के व्यक्तित्व के गुणों के आधार पर ही उनमें नेतृत्व करने की क्षमता होती है। पुरुष में प्रगतिशील एवं दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। पुरुष में आध्यात्मिकता से संबंधित विशेषता होती है। अब आते हैं स्त्रीलिंग की विशेषता। तो स्त्री को समय के साथ अपने आप को परिस्थिति के अनुकूल ढालने की क्षमता होती है। जैसे पहली बार कोई लड़की शादी के बाद ससुराल जाती है तो उसे नए परिस्थिति के साथ अनुकूलन करना पड़ता है, क्योंकि उसके ससुराल की संस्कृति और परंपरा अलग होती है, जिसे उसी के अनुकूल ढालना पड़ता है। स्त्री में भाईचारा एवं सहयोग की भावना अधिक होती है। स्त्री में परिवार और बच्चों की देखभाल करना तथा उसे पालन पोषण की क्षमता होती है। स्त्री परिश्रमी होती है तथा उनमें शिष्टाचार के गुण होते हैं। स्त्रियों में निस्वार्थ प्यार एवं परिश्रमशीलता जैसी विशेषता होती है। स्त्रियों में सहन शक्ति एवं ग्रहणशीलता जैसी विशेषता होती है। स्त्री में एक दूसरे के बहुत जल्दी मित्रवत व्यवहार करती है तथा साथ में इनमें कूटनीति का भाव भी नहीं होता है। प्रकार, स्त्री पुल्लिंग, ये सब तो पूछेगा नहीं। चलिए, अब आते हैं लिंग और सेक्स में क्या अंतर है, यानी जेंडर और सेक्स में पूछ देगा। तो देखिए, लिंग का अर्थ होता है समाज और संस्कृति द्वारा स्त्री एवं पुरुष, यानी समाज और संस्कृति को जब स्त्री पुरुष में जब बांटते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं, समझ गए। और सेक्स का अर्थ होता है शरीर के संरचना, यानी शरीर के हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी उसके संरचना को देखकर जब स्त्री पुरुष में अंतर करते हैं तो उसे हम लोग सेक्स कहते हैं। जेंडर का निर्धारण समाज द्वारा स्त्री एवं पुरुष के व्यवहार एवं काम के आधार पर किया जाता है। तो सेक्स का निर्णय लड़का और लड़की के जन्म के समय उनके शरीर के जनन अंग के आधार पर किया जाता है। जेंडर को बदल सकते हैं क्योंकि यह समाज और संस्कृति द्वारा निर्धारित है। सेक्स को नहीं बदल सकते हैं क्योंकि यह शारीरिक संरचना द्वारा निर्धारित है। लिंग सामाजिक संरचना है, सेक्स शारीरिक या जैविक संरचना है। जेंडर एक मैनमेड कंसेप्ट है, यानी मानव निर्मित। सेक्स एक बायोलॉजिकल या नेचुरल कॉन्सेप्ट है। लिंग स्त्री पुरुष के वैध अंतर को नहीं दिखाता है, सेक्स स्त्री पुरुष के वैध अंतर को दिखाता है। अब हम लोग आते हैं जेंडर पक्षपात या लैंगिक विभेद क्या होता है। तो देखिए, जेंडर पक्षपात या लैंगिक विभेद का मतलब क्या हुआ। देखिए, जब स्त्री या पुरुष में जब हम लिंग के आधार पर भेदभाव करते हैं, वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसी को हम लोग जेंडर पक्षपात कहते हैं, समझ गए। तो लिखा है, लैंगिक पूर्वाग्रह किसी लिंग विशेष, स्त्री या पुरुष के प्रति एक निश्चित सोच बना लेना लैंगिक पूर्वाग्रह, या इसी को लिंग पक्षपात कहते हैं, लैंगिक पक्षपात। जैसे पुरुष स्त्री से अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कों को विज्ञान पढ़ना चाहिए, लड़कियों को गृह विज्ञान, नौकरी करना लड़कों का काम है, स्त्री डांस अच्छी करती है, सब क्या है, एक लैंगिक पूर्वाग्रह है, हम एक सोच बना ली है वैसा। जबकि सत्य यह है कि कोई भी व्यक्ति अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई भी कार्य कर सकता है, अर्थात न ही कोई कार्य किसी लिंग के व्यक्ति के लिए निश्चित है। लैंगिक पूर्वाग्रह से हमारा अभिप्राय बालक एवं बालिकाओं में व्याप्त लैंगिक असमानता से। इसमें बालक बालिकाओं में उनमें लिंग के आधार पर ही भेद किया जाता है, जिनके कारण बालिकाओं को समाज में, शिक्षा में और पालन पोषण में बालक से कम रखा जाता है, जिससे वे पिछड़ जाते हैं। यही लैंगिक पूर्वाग्रह है, क्योंकि बालिका एवं बालक में यह विभेद उनके लिंग के आधार पर ही किया जा सकता है। प्राचीन काल से ही बालक को श्रेष्ठ कुल का नाम आगे बढ़ाने वाला माना जाता है, जिसके कारण बालिकाएं उपेक्षा का पात्र बनती है। इस प्रकार प्राचीन मान्यताएं, सामाजिक प्रथाएं
आदि के कारण लिंग के आधार पर ही किया जाने वाला भेदभाव लिंगीय भेदभाव कहलाता है। अब लैंगिक पूर्वाग्रह के अर्थ एवं परिभाषा देखते हैं। तो देखिए लिखा है, पूर्वाग्रह का अर्थ हुआ पूर्व निर्णय, यानी अर्थात किसी मामले के तथ्यता की जांच किए बिना ही राय बना लेना या मन में निर्णय ले लेना। अर्थात लैंगिक पूर्वाग्रह का अर्थ है कि लिंग के बारे में तथ्यों की जांच किए बिना ही एक निश्चित राय बना लेना लैंगिक पूर्वाग्रह कहता है। समझे। अब लैंगिक पूर्वाग्रह के कैसे हम समाप्त कर सकते हैं, तो सबसे जरूरी चीज़ है जागरूकता का प्रचार करना होगा आपको। समझे, इस पॉइंट आप डील कर लीजिएगा। समझे, बालिका शिक्षा का प्रचार करना होगा। सामाजिक कुप्रथाओं पर को, जैसे स्त्री हो गया, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह जैसे कुप्रथा को महिलाओं की प्रगति में बाधा के जो समाप्त कर महिलाओं को मुख्यधारा में जोड़ना है। समानता और समता, तो देखिए समानता होता है कि सभी को एक समान नज़र से देखना। समता होता है ज़रूरत के अनुसार जो जिसको जितना ज़रूरत उतना देना, ये चीज़ है। सुरक्षात्मक वातावरण, उसके लिए सुरक्षात्मक महिलाओं के लिए वातावरण देंगे। समझिए। उसके बाद एक गलत सामाजिक परंपराओं एवं मान्यताओं की समाप्ति करना होगा। फिर ये शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना होगा, प्रशासनिक प्रयास करना होगा। समझिए, सरकार की तरफ से। अब कक्षा में व्यक्ति के पक्षपात का सामना, कक्षा में विद्यार्थियों को निम्नलिखित पक्षपात का सामना करना पड़ता है। तो कक्षा में शिक्षक लड़कियों की तुलना में लड़कों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि गणित और विज्ञान विषय की छवि पुरुषोचित विषय की है, अतः शिक्षक लड़कों को गणित और विज्ञान पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। शिक्षक कक्षा में लड़कों से ज़्यादा चुनौतीपूर्ण सवाल पूछते हैं। एक शिक्षक छात्र के मध्य जितनी स्वस्थ अंतःक्रिया होती है उतनी एक छात्रा के साथ नहीं होती है। शिक्षक स्त्री डांस पेंटिंग में छात्रों को ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं, मतलब छात्रा होगा, छात्राओं को ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं। कक्षा में शिक्षकों के भाषा में भी लैंगिक असमानता या लैंगिक पूर्वाग्रह दिखाई, जैसे यदि एक लड़का कक्षा में रोता है तो समान तौर पर उसे यह कहकर चुप कराया जाता है कि लड़के तो बहादुर होते हैं। ये खत्म हो गया लैंगिक पूर्वाग्रह। अब आते हैं हम लोग महिला सशक्तिकरण में। देखिए महिला सशक्तिकरण क्या होता है जानिएगा। तो हम जानते हैं कि महिलाओं का शोषण भारतीय समाज की सदियों पुरानी सांस्कृतिक परंपरा है। भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है। आरंभ से लेकर अंत तक स्त्री का जीवन पुरुष पर निर्भर रहता है। बाल्यावस्था में पिता के संरक्षण में, तत्पश्चात भाई के संरक्षण में, विवाह के पश्चात पति के संरक्षण में और वृद्धावस्था में पुत्रों के संरक्षण में जीवन व्यतीत करती है। उसकी अपनी एक अलग कोई पहचान नहीं होती। इसी पहचान को देने के लिए महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि अभी भी भारतीय समाज में लड़के एवं लड़कियों में फर्क किया जाता है। जैसे लड़की के जन्म पर अधिक खुशियाँ मनाई जाती है, लड़कियां होने के पश्चात पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्न किए जाते हैं। आज के समय महिला सशक्तिकरण एक चर्चा का विषय है, खास तौर पर पिछड़े और प्रगतिशील देशों में, क्योंकि उन्हें इस बात का काफ़ी बाद में ज्ञान हुआ कि बिना महिलाओं तरक्की के एवं सशक्तिकरण के देश की तरक्की संभव। देखिए अब घर में दोनों आदमी का जॉब करेगा, लड़का लड़की, तो घर का ज़्यादा विकास होगा। वैसे ही किसी देश का ज़्यादा विकास तब होगा जब उस देश में लड़का लड़की दोनों जॉब करें। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है कि लोगों को जगाने के लिए महिलाओं को जागृत होना जरूरी है। एक बार जब वो अपना कदम उठा लेती है तो परिवार आगे बढ़ता है, गांव आगे बढ़ता है और फिर राष्ट्र विकास की ओर उन्मुख होता है। अब इसका अर्थ देखते हैं। तो महिला सशक्तिकरण का मतलब किसी महिला की उस क्षमता से जिससे उसमें योग्यता आ जाती है, जिससे वो अपने जीवन से जुड़े सभी निर्णय स्वयं ले सके। अर्थात महिला परिवार और समाज के सभी बंधनों से मुक्त होकर अपने निर्णय की निर्माता खुद हो। यानी महिला सशक्तिकरण एक बहुआयामी नीति है जो महिलाओं के लिए कार्य करती है, जिससे महिलाओं में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं कानूनी शक्ति का विकास होता है। महिला सशक्तिकरण निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनी भागीदारी को मजबूत करने की चाबी है, जो सामाजिक आर्थिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब आते हैं एक जिसे एक स्टेटमेंट भी है कि एक शिक्षित माँ के गर्भ में ही महापुरुषों का जन्म संभव है। अब आते हैं महिला सशक्तिकरण पर नारा कुछ दिया गया है। तो नारी को दो उचित सम्मान, क्योंकि सारे देव हैं उसमें विद्वान। कल्पना चावला बनकर वो अंतरिक्ष माप चुकी है। महिला आज के वक्त में हर बाधा पार कर चुकी है। महिलाओं ने यह ठाना है, शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाना है। महिला है देश की तरक्की का आधार, उनके प्रति बदलो अपना विचार। मर्द नहीं है जो महिला पर हाथ उठाए, जो नारी को सशक्त बने वही मर्द कहलाए। सशक्त महिला वही है जो सशक्त परिवार होगा, अन्यथा चारों ओर सिर्फ हाहाकार होगा। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो पहला है इसका कारण कि पारिवारिक सुख शांति के लिए, समाज के निर्माण के लिए इसकी आवश्यकता, प्रजातांत्रिक सफलता के लिए, सांस्कृतिक सफलता, लिंगीय भेदभाव की कमी के लिए, विश्व शांति तो सद्भाव के लिए, आर्थिक, ये सब चीज़ यहाँ पर लिख लीजिएगा, एक्सप्लेन कर लीजिएगा कि लिंगीय भेदभाव में कैसे कमी आएगा, ये सब चीज़ें, सभ्य समाज कैसे बनेगा, फिर सांस्कृतिक सफलता, ये सब इसको एक्सप्लेन कर दिया। आर्थिक सीधा कमाएंगे तो पैसा आएगा ही।
इसको एक्सप्लेन कर देगा, कर लीजिएगा। लिंगीय भेदभाव क्या होता है ये सब तो कर ही लीजिएगा। जब लिंगीय भेदभाव की कमी कैसे होगा कि पढ़े लिखे की तब ना। आजकल देख रहे हैं लड़की से भी कोई भेदभाव नहीं करा, पढ़ा लिखा है। गाँव में ना सब भेदभाव कर देता है। सभ्य समाज कैसे बनेगा, महिला पढ़ेगी तो एक अच्छा समाज बनेगा, सांस्कृतिक सफलता होगा, आर्थिक सुदृढ़ता होगा, फिर प्रजातांत्रिक सफलता होगा। फिर है अब इसकी बाधा क्या है, तो अशिक्षा और गरीबी, महिला सशक्तिकरण का, सामाजिक कुप्रथा है जैसे बाल विवाह, प्रथा है, दहेज प्रथा, विधवा विवाह, सती प्रथा, ये सब जागरूकता की कमी है कि महिला को पढ़ाने से क्या होगा। फिर सकारात्मक है समाज में, कन्या भ्रूण हत्या, सरकारी क्या मुहिम है तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, महिला हेल्पलाइन है, महिला शक्ति केंद्र, आरक्षण, ये सब है। सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम स्टेप, ये हो गया। अब आते हैं हम लोग पितृसत्तात्मक नहीं है क्या, एक मिनट रुकिए तो, पितृसत्तात्मक नहीं है, एक मिनट रुक जाइए, उसको पढ़ाना जरूरी है। पितृसत्तात्मक 1 मिनट। पितृसत्तात्मक जरूरी है पढ़ाना। चलिए पितृसत्तात्मक स्टार्ट करते हैं, एग्जाम में आएगा आपके। देखिए पितृसत्तात्मक क्या होता है, तो देखिए पितृसत्तात्मक एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक केंद्रीय स्थान प्राप्त है। भौतिक परिस्थितियों और सामाजिक संरचनाओं के कारण पुरुषों को अधिक अधिकार प्राप्त होते हैं तथा इस व्यवस्था में निर्णय लेने का अधिकार पुरुषों को अधिक मिलता है। इस व्यवस्था में महिलाओं की स्थिति मुख्य न होकर गौण होती है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में महिलाएं पुरुषों पर लगभग आश्रित होती है। घर की वस्तुएं, जमीन जायदाद आदि पुरुषों के नाम पर ही होते हैं। यहाँ तक कि बच्चे की पहचान भी पिता के नाम से होता है। विवाह के बाद ऐसी सामाजिक व्यवस्था में महिलाएं उपनाम भी बदल जाती है। पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था का विश्लेषण करने से यह ज्ञात होता है कि स्त्री एवं पुरुष की अस्मिता यानी पहचान मात्र लिंग भेद से न होकर अन्य कारकों से भी होता है, क्योंकि इसमें लिंग के अलावे कोई भी कई चीज़ उनके साथ भेदभाव करते हैं, जैसे नाम बहुत चीज़ है। अब आते हैं पितृसत्तात्मक अर्थ एवं परिभाषा। तो पितृसत्तात्मक एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें परिवार का सबसे बड़ा पुरुष मुखिया के रूप में होता है तथा परिवार की स्त्री एवं बालकों पर अपना अधिकार रखता है। पितृसत्तात्मक सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्थाएं पुरुष के अधिकार को प्रकट करता है। समान शब्दों में पिता के द्वारा सत्ता को चलाना पितृसत्तात्मक यानी रूल बाय द फादर पितृसत्तात्मक कहलाता है। अब आते हैं, इसका कुछ डिफिनीशन दिया गया है। जिल्लाह के अनुसार कि पितृसत्तात्मक ऐसी सामाजिक राजनीतिक संरचना है जो पुरुषों के पक्ष में है। वाल्वी के अनुसार है पितृसत्तात्मक ऐसी सामाजिक प्रथा है जिसमें पुरुष का स्त्रियों पर वर्चस्व अधिकार रहता है तथा वे उसका शोषण और उत्पन्न करते हैं। मैगी के अनुसार कि पितृसत्तात्मक एक पुरुष आधारित तंत्र है जो स्त्री के सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक संस्थाओं को दबाकर रखते हैं। अगला है उमा चक्रवर्ती के अनुसार कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था में स्त्रियों के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर पुरुष का नियंत्रण होता है। इसका उदय कैसे हुआ, तो पितृसत्तात्मक उदय वैसे हुआ या पितृसत्तात्मक उदय एवं विकास के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार है, ऐसे प्रश्नों को लेकर विभिन्न विद्वानों ने अभी तक मतभेद है, लेकिन कुछ विद्वानों में इतिहास उदय के निम्नलिखित कारण दिए। पहला कारण यह है कि इतिहास लेखन में पुरुषों का वर्चस्व रहा है, जिसके कारण इतिहास लेखन में स्त्रियों का पहचान की अवहेलना स्वाभाविक रूप से हुई होगी। इतिहास में महिलाओं एवं भारत के संदर्भ में अधिकतर धार्मिक संस्थाओं के द्वारा महिलाओं को दबाए रखा गया है। दूसरा कारण यह है कि इतिहास लेखन में इतिहास स्वयं भी पितृसत्तात्मक व्यवस्था का हिस्सा है। अब इसकी विशेषता देखते हैं तो पितृसत्तात्मक एक सामाजिक प्रणाली समाज में है। यह एक ऐसी पारिवारिक प्रणाली है जिसमें पुरुष की भूमिका स्त्रियों की भूमिका से ऊपर होता है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में समाज, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, धर्म इत्यादि में पुरुषों का ही अधिकार होता है।
पितृसत्तात्मक व्यवस्था में पुरुष समस्त गतिविधियों का केंद्र बिंदु होता है, अर्थात परिवार की समस्त क्रिया उसी के चारों ओर घूमती है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में समस्त महत्वपूर्ण निर्णय पुरुष के द्वारा ही लिया जाता है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में आर्थिक मुद्दे पर पुरुष के एकाधिकार होता है। पितृसत्तात्मक माने पैसा, महिलाओं की स्थिति मुख्य न गौण होती है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था बच्चों की पहचान पिता के नाम से होती है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में महिलाएं पुरुषों पर लगभग आश्रित होती है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में घर की वस्तु, जमीन जायदाद आदि पुरुषों के नाम पर ही होते हैं। इसका दोष क्या है? तो पितृसत्तात्मक व्यवस्था में स्त्रियों की पूर्णतः उपेक्षा होती है, जिससे उनके विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में पुरुष अपनी शक्ति का दुरुपयोग भी करते हैं। पितृसत्तात्मक मारते पीटते हैं। पितृसत्तात्मक ऐसी व्यवस्था जिसमें स्त्रियों को पुरुष के समकक्ष स्थान नहीं प्रदान किया गया है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में स्त्रियों की भूमिका की पूर्ण अवहेलना की करती है। इस प्रकार की व्यवस्था में स्त्रियां शोषण और उत्पीड़न का शिकार बनती है। स्त्रियों के दमन का मुख्य कारण पितृसत्तात्मक व्यवस्था है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में महिलाएं की स्थिति गौण होती है, जिससे उसका पूर्ण विकास नहीं होता है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में महिलाओं के विवाह के बाद उपनाम भी बदल जाता है, जैसे, जो गलत है। अब है पितृसत्तात्मक परिवार। तो पितृसत्तात्मक परिवार में पिता का वही हुआ सबसे बड़ा पुरुष, परिवार का मुखिया बनता है, वही परिवार की संपत्ति का अधिकारी एवं संचालक होता है। पिता के संपत्ति पर भी उसके बड़े बेटे का, उसके बेटे के नाम का अधिकार होता है, बेटिया का नहीं। पिता की मृत्यु के बाद भी बड़ा बेटा परिवार का मुखिया बनता है। समझे? अब हम लोग आते हैं निष्कर्ष या गुप्त विवरण, ये तो लिखिए दीजिएगा कि पुरुष का हर क्षेत्र में क्या होता है, पितृसत्तात्मक। अब हम लोग आते हैं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। जेंडर के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है, तो इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। अति प्रस्तावना तो लिंग वाला से ही हो जाएगा, समझे? लिंग वाला से ही इसका आपका प्रस्तावना हो जाएगा, जो बताए थे। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में लिखा है, लिंग का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य करने का अर्थ हुआ कि लिंग का विभिन्न समय अवधि में क्या स्थिति रही है। जैसे प्राचीन समय में लिंग की स्थिति क्या रही होगी, मध्यकालीन समय में लिंग की स्थिति क्या रही थी, वर्तमान समय लिंग की स्थिति क्या है। हम जानते हैं कि भारत पुरातन काल से ही पुरुष प्रधान राष्ट्र रहा है। विभिन्न कालों में स्त्रियों एवं पुरुषों को सामाजिक स्तर में अधिक भेदभाव देखने को मिलता है, जिसे समयावधि के आधार पर समय को मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं। इसके अंतर्गत महिलाओं को पुरुषों में सामाजिक स्थिति को देखने को, जैसे पहला है प्राचीन समय में जेंडर की स्थिति, मध्यकालीन समय में जेंडर की स्थिति और आधुनिक समय में जेंडर की स्थिति। प्राचीन समय में जेंडर की स्थिति क्या है, तो प्राचीन समय में ग्रंथों में स्त्री को महानताओं का वर्णन एवं प्रशंसा की गई है। प्राचीन ग्रंथ के अनुसार स्त्री के बिना संसार अधूरा है, क्योंकि स्त्री लक्ष्मी की रूप होती है एवं घर की शोभा बढ़ाती है। प्राचीन काल में शास्त्रों में स्त्रियों की महत्ता एवं योग्यता को बताते हुए कहा गया है कि स्त्री पवित्रता, कामधेनु, सिद्ध, ऋषि, अन्नपूर्णा है, और यहाँ तक कि सब कुछ है जो मानव के सभी प्रकार के कष्टों, संकटों आदि का निवारण करने में पूर्णतः समर्थ है। वैदिक काल में स्त्रियों को पूज्य माना जाता था, जिसका पता यज्ञ, नास्ते, पूज्यन्ते, रमते, तंत्र देवता या नामक सूक्ति से पता चलता है। वैदिक काल में स्त्रियों को पुरुष के समान शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था, किंतु शिक्षा का पाठ्यक्रम अलग अलग था। जैसे ब्राह्मणों कन्याओं को वैदिक ऋचाओं की शिक्षा प्रदान की जाती थी, जबकि क्षत्रिय कन्याओं को तीर कमान भाला तलवार चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता था। और इस युग में शूद्र जाति की कन्याओं को शिक्षा प्राप्त करने की पूर्णतः वंचित थी, अर्थात हम कह सकते हैं स्त्रियों की शिक्षा वर्ण व्यवस्था से पूर्णतः प्रभावित थी। प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था प्रचलित होने के कारण पुरुषों की शिक्षा उच्च वर्ग के लोगों तक ही सीमित था। शूद्र वर्ण के पुरुषों की दशा अत्यंत खराब थी। इस वर्ण के लोगों का कार्य केवल उच्च वर्ग के लोगों को सेवा प्रदान करना था, अर्थात शूद्र प्राचीन समय में शिक्षा से पूर्णतः वंचित थे। उनका सबसे बड़ा उदाहरण महाभारत काल में द्रोणाचार्य द्वारा एकलव्य जो शूद्र थे उन्हें शिक्षा न प्रदान करना इसका सबसे बड़ा उदाहरण। अब आते हैं मध्यकाल में जेंडर लिंग की स्थिति। तो हम जानते हैं कि मध्यकाल में भारत में मुस्लिम शासकों का शासन था। मुस्लिम काल आते आते समाज में पुरुषों का वर्चस्व स्थापित हो गया एवं स्त्री केवल गृहिणी बनकर रह गई। मुस्लिम काल में पर्दा प्रथा प्रचलित होने के कारण स्त्रियों का जीवन 4 दीवारी के अंदर ही सिमट कर रह गया और महिलाएं शिक्षा से पूर्णतः वंचित हो गई, जिससे महिला हीन भावना का शिकार होती चली गई, जिसके फलस्वरूप महिलाओं का व्यक्तित्व विकास पूर्ण रूप से दब गया और सिर्फ पुरुष के दासी बनकर रह गई। 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा पानी पी लेते हैं।
आगे है कि मुस्लिम काल में सती प्रथा प्रचलित होने के कारण पति के मर जाने के बाद स्त्री को जिंदा जला दिया जाता था। अधिकांशतः क्षेत्रों में बाल विवाह प्रथा प्रचलित होने के कारण स्त्री का बचपन में ही शोषण शुरू हो जाता था। कम उम्र में मां बनने के कारण कोई स्त्री या तो जीवन भर बीमार रहती थी या मर जाती थी। मुस्लिम शासनकाल में निरंकुश राजाओं के शासनकाल में स्त्री की दशा और भी खराब हो गई। दास प्रथा प्रचलित होने के कारण दासों पर भी अत्याचार किया जाता था। मध्यकाल में केवल कुछ ही स्त्रियों ने ही शिक्षा ग्रहण कर पाई, वो जो भी शासक वर्ष से संबंधित, जिनमें गुल बदन बेगम, नूरजहां, मुमताज महल इत्यादि ने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। मध्यकाल के अंत तक स्त्रियों की शिक्षा का स्तर इतना गिर गया कि 19वीं सदी में पारा में महिलाओं का साक्षरता का 2% था। अब आते हैं आधुनिक समय में। तो भारत में आधुनिक काल को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक भारत के स्वतंत्र होने से पहले की स्थिति, दूसरा भारत के स्वतंत्र होने के बाद की स्थिति। भारत के स्वतंत्र होने से पहले भारत में अंग्रेजों का शासन था। इस समय स्त्रियां अशिक्षित थी। समाज में अभी भी स्त्री को उपभोग की वस्तु मानी जाती थी। अंग्रेजों के शासनकाल में निम्न एवं मध्यम वर्गीय परिवार को महिलाओं एवं पुरुषों की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। इस समय महिलाओं एवं पुरुषों का क्रय विक्रय भी प्रचलन में था। गांधी जी ने यंग इंडिया में महिलाओं की समाज में स्थिति का वर्णन करते हुए लिखा है कि ये हमारी अभागी बहनें जिसे पुरुषों ने उसे हवस के लिए बेच दिया, यह बड़े शर्म और दुख की बात है। कुछ समाज सुधारकों जैसे एम.जी. गांधी, मतलब महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले आदि ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन के लिए अथक प्रयास किए, जिसके फलस्वरूप महिलाओं समान की दृष्टि से देखा जाने लगा। 1947 ईस्वी में भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद पुरुष और महिला पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गई। समाज में पुरुष और स्त्रियों को समान शिक्षा के अवसर प्राप्त हो गए। इसके लिए सरकार तथा कानून का निर्माण किया। 21वीं सदी के आधुनिक समाज में स्त्रियां पुरुष से कंधा मिलाकर चल रही है। इसका मुख्य कारण है शिक्षित समुदाय। आज किसी भी व्यवसाय में स्त्री एवं पुरुष को समान अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। आज स्त्री एक दासी न बनकर अर्धांगिनी है। ग्रामीण क्षेत्र में यदि छोड़ दिया जाए तो पर्दा प्रथा लगभग समाप्त हो गया है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि मध्यकालीन भारत को छोड़कर और समय में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, लेकिन आधुनिक समय महिलाओं एवं पुरुषों की स्थिति बहुत अच्छी है। वर्तमान समय महिलाएं घर की दीवारी में कैद न होकर प्रत्येक उस व्यवसाय में अपना वर्चस्व दिखा रही है जहाँ कभी पुरुषों का वर्चस्व राष्ट्रपति तक बन गई। एक कहावत प्रसिद्ध है, सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। अब आते हैं बालिका शिक्षा। तो देखिए बालिका शिक्षा क्या होता है कि जैसा कि हम जानते हैं कि एक समाज में पुरुष और महिला एक गाड़ी के दो पहिए के समान पहिया होगा, जिसमें दोनों पहिए जब बराबर तरीके से अपना योगदान देते हैं तभी समाज एक नई दिशा की ओर लगातार अग्रसर होता जाता है, अन्यथा नहीं। एक समाज को सर्वाधिक उन्नत बनाने के लिए आवश्यक है कि उस समाज के दोनों हिस्से यानी कि स्त्री एवं पुरुष दोनों को बराबर शिक्षा कम से कम एक समान स्तर तक दी जाए, यानी कि जो शिक्षा का अधिकार और शिक्षा का अवसर पुरुषों को उपलब्ध है या महिलाओं को उपलब्ध हो, अवसर दूसरे लिंग के इंसानों को भी उपलब्ध कराई जाए। इसीलिए आवश्यक है कि प्राचीन काल में जिन महिलाओं के अधिकार कुछ ले लिए गए, महिलाओं के अधिकार के अंतर्गत बालिका शिक्षा को प्रधानता प्रदान की जाए, क्योंकि जब एक महिला शिक्षा प्राप्त करती है तो उसके साथ पूरा समाज शिक्षित होता है। सही बात है, महिला शिक्षित होती है, समाज शिक्षित होता है। अब इसकी समस्या क्या है, तो पहला समस्या है सामाजिक कुप्रथा एवं अंधविश्वास। सही बात है, जैसे जाति पर आपका हुआ सती प्रथा हो गया, आपका बाल विवाह हो गया, समझे, ये सब पर्दा प्रथा हो गया, ये सब आपका सामाजिक कुप्रथा अंधविश्वास समझ ही रहे हैं। दूसरा है जनसाधारण में शिक्षा का कम प्रचार, यानी जितना भी जनसाधारण के लोगों में स्त्री शिक्षा के प्रति क्या है, प्रचार कम है। निर्धनता एवं पिछड़ापन यानी गरीबी भी महिलाओं को शिक्षा से वंचित करती है। संकीर्ण दृष्टिकोण, संकीर्ण छोट सोच बोल सकते हैं। बालिका शिक्षा के प्रति अनुचित दृष्टिकोण, उनके प्रति कोई दृष्टिकोण नहीं। शिक्षा में अब यह लगता है कि फ्री में पैसा बर्बाद कर रहे हैं। पाठ्यक्रम का उपयुक्त नहीं है, करिकुलम भी ठीक नहीं है। बालिका विद्यालय और अध्यापकों की कमी भी है। ये सब एक्सप्लेन कर लीजिएगा। दोषपूर्ण शैक्षिक प्रशासन भी ठीक नहीं है। सरकार की उदासीनता, अब सरकार ध्यान इस पर दे रही है, ठीक ठाक है। अब देखिए, अब इतना हो गया, 2-3 क्वेश्चन और बताते हैं, समझे, आप लोग कर लीजिएगा। जैसे कैसे कीजिएगा, लिख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आएगा कि समाज में लैंगिक असमानता
में परिवार की क्या भूमिका होती है लाने में। तो देखिए सही बात है, परिवार से ही लैंगिक का समानता आता है। लैंगिक मतलब लिंग में, कि लड़का के जन्म होने पर पार्टी मनाया जाता है, लड़की के जन्म पर कुछ नहीं। लड़का को कोटा पढ़ाया जाएगा, लड़की को गाँव में भी नहीं, समझे। लड़का को अच्छा अच्छा कपड़ा दिया जाता है, लड़की को कुछ नहीं। तो ये सब क्या है, लैंगिक का समानता है। इसी में आ जाएगा कि इसको दूर कैसे करेंगे, तो दोनों लिंग को एक समान देखेंगे, दोनों को बराबर मानेंगे, लड़का लड़की में भेद नहीं करेंगे, ये सब लिख सकते हैं। फिर एक पाठ्यक्रम पूछेगा, तो देखिए पाठ्यक्रम में पूछेगा कि पाठ्यक्रम कैसे लैंगिक समानता। देखिए पाठ्यक्रम में कोई भेदभाव नहीं होता है। पाठ्यक्रम जो होता है वो दोनों लिंग को बराबर देखे। क्या ऐसा नहीं क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको कि स्त्री लड़की लोग पढ़ने में क्या होती है तेज नहीं, लड़का पढ़ने में तेज होता है, ये सब कोई बात नहीं है, समझे। तो सब आएगा तो लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद द्विभाषिता है। द्विभाषिता आप लोग जानबे करते हैं, एक पुरानी सोच बोल सकते हैं, जो पहले से ही मान लेते हैं कि चीज़ होता है, यही रूढ़िवादिता होता है, समझ गए। कि जो पहले ही सब मान लेते हैं कि जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आते रहता है, तो ये स्टीरियोटाइपिंग है। तो ये सब पढ़ लीजिएगा, समझे, आपका इसी से हो जाएगा। थैंक यू। और कर लीजिएगा, जो छूटा हुआ है, मुंह दर्द करने लगा, समझे, टाइम भी ज़्यादा हो गया है, तो ये कर लीजिएगा। थैंक यू।